दोस्तों, एक विधवा महिला किराए के मकान पर रह रही थी और अभी केवल 9 महीने गुजरे थे किराए के मकान पर रहते हुए। तभी उस विधवा महिला को बहुत ज़्यादा उल्टियां होने लगती हैं। दोस्तों, वो विधवा महिला उल्टी की दवाई लेने के लिए जब डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर साहब उस विधवा महिला का चेकअप करते हैं और जो रिपोर्ट डॉक्टर साहब के सामने आती है उस रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर साहब उस विधवा महिला से कहते हैं कि बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं, आपके पेट में 3 महीने का बच्चा पल रहा है। दोस्तों, डॉक्टर साहब की ये बात सुनकर जो विधवा महिला थी उसके पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। दोस्तों, विधवा महिला सोचने लगती है कि आखिरकार वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, क्योंकि दोस्तों उसके पति की मौत जो है वो 3 साल पहले ही एक हादसे में हो चुकी थी। दोस्तों, वो विधवा महिला सोच रही थी कि मैंने किसी के साथ संबंध भी नहीं बनाया है, फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। दोस्तों, क्या है पूरी घटना की सच्चाई और वो विधवा महिला प्रेग्नेंट कैसे हो गई और कैसे इस घटना का खुलासा होता है और फिर उस महिला के साथ, उस विधवा महिला के साथ क्या होता है, आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां हमेशा मैं आप लोग को सुनाता रहूं। दोस्तों, ये सच्ची घटना दिल्ली के रूपनगर की है और रूपनगर में ही नरेश नाम का एक व्यक्ति रहता था और रूपनगर में ही नरेश का खुद का अपना घर था, अपना मकान था और उसी घर में नरेश अपने परिवार वालों के साथ रहता था। दोस्तों, नरेश की पत्नी का नाम विमला था और उसके बच्चे का नाम सूरज था। नरेश दिल्ली में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और अपने घर को किराए पर भी दे देता था, जिससे उसको कुछ पैसे मिल जाते थे। दोस्तों, सूरज की उम्र 14 साल के आसपास होती है और सूरज अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था, जिस वजह से उसके माता पिता बहुत ज्यादा उसको लाड प्यार करते हैं और माता पिता का ज्यादा प्यार मिलने की वजह से जो सूरज है वो बहुत ज्यादा जिद्दी और नटखटी लड़का हो जाता है। दोस्तों, दिन रात दोस्तों के साथ वो क्रिकेट खेलता था और पढ़ाई भी नहीं करता था और एक दिन सूरज अपने दोस्तों के साथ अपने घर के बाहर क्रिकेट खेल रहा था। तभी जो गेंद है वो सूरज के चाचा के घर में चली जाती है। तब सूरज अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोग यहीं पर रुको, मैं अभी गेंद को लेकर आ रहा हूं। दोस्तों, इस तरीके से सूरज अपने चाचा के घर में चला जाता है गेंद को लाने के लिए। लेकिन जब अपने चाचा के घर में जाता है तो देखता है कि उसके चाचा और उसकी जो चाची हैं वो दोनों लोग अपने कमरे में संबंध बना रही होती हैं। दोस्तों, सूरज अपने चाचा और चाची को इस हालत में देखता है तो उसके मन में भी गंदे विचार आने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, सूरज वहां से अपना गेंद उठाता है और घर से बाहर चला जाता है, अपने दोस्तों के साथ फिर से जाकर क्रिकेट खेलने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद फिर से वो गेंद चाचा के घर में जाकर गिर जाती है। तब सूरज जो है वो अपने दोस्तों से कहता है कि मैं दोबारा गेंद लेने के लिए नहीं जाऊंगी, हमारे चाचा बहुत ज्यादा डांट रहे हैं, एक काम करो हम लोग क्रिकेट अब कल खेलेंगे। इतना कहने के बाद सूरज अपने दोस्तों को वहां से भेज देता है और खुद भी अपने घर पर चला जाता है। लेकिन दोस्तों, सूरज बार बार अपने चाचा और अपनी चाची के बारे में सोच रहा था। सूरज किसी के भी साथ शारीरिक संबंध बनाने के बारे में सोच रहा था। सूरज ये भी सोच रहा था कि काश उसको कोई मिल जाता जिसके साथ वो शारीरिक संबंध बना सकता। दोस्तों, यही सब सोचते सोचते अभी 10 मिनट ही गुजरे थे, तभी जो सूरज है वो फिर से अपने चाचा और चाची के घर में जाता है अपनी गेंद को लेने के लिए। दरअसल दोस्तों, सूरज का ये सिर्फ एक बहाना था गेंद लेना, लेकिन सूरज जो है वो अपने चाचा और चाची को जो वो लोग कर रहे थे वो अपनी आंखों से देखना चाहता था। दोस्तों, जिस वजह से सूरज अपने चाचा के घर में जब जाता है तो देखता है कि वो दोनों अभी भी शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। सूरज वहां खड़ा होकर लगातार अपने चाचा और अपनी चाची को देखता रहता है। कुछ देर बाद वहां से अपनी गेंद को लेकर अपने घर चला आता है। दोस्तों, उस दिन के बाद से लगातार इसी फिराक में वो रहता था कि कब उसको मौका मिल जाए किसी के साथ शारीरिक संबंध बना ले वो। तभी दोस्तों 10 दिन बाद एक विधवा महिला सूरज के घर पर आती है। दोस्तों, उस विधवा महिला का नाम शांति देवी था। दोस्तों, शांति देवी सूरज की मां विमला से कहती हैं कि मुझे किराए पर मकान लेना है, किराए पर रूम चाहिए, अगर आपके यहाँ रूम खाली है तो आप मुझे बता दीजिए। उसके बाद सूरज की मां शांति देवी को अपना कमरा दिखाती हैं और वो कमरा शांति देवी को पसंद आ जाता है। लेकिन उस कमरे में एक चीज की कमी होती है, वो कमी ये थी कि उस कमरे के अंदर नहाने के लिए कोई बाथरूम नहीं था। जब शांति देवी सूरज की मां से बताती हैं तब सूरज की मां कहती हैं कि कोई बात नहीं है, आपको अकेले ही यहाँ पर रहना है और जब आपको नहाना होगा, जब बाथरूम आपको यूज करना होगा तब आप मेरा बाथरूम यूज कर लीजिएगा। दोस्तों, इसी बात पर शांति देवी वहां रहने के लिए तैयार हो जाती हैं और उस कमरे में रहने लगती हैं। लेकिन जब ये बात सूरज को पता चलता है कि उसके घर में एक विधवा महिला आई है और किराए पर मकान लेकर वो रह रही है,
तब दोस्तों जो सूरज है वो उस विधवा महिला के फिराक में हमेशा रहने लगता है। विधवा महिला कहीं भी जाती थी तो जो सूरज है वो हमेशा उसके निगरानी में लगा रहता था। विधवा महिला जब घर पर आती थी, अपने कमरे में जाती थी, तो सूरज हमेशा उसके आगे पीछे लगा रहता था। लेकिन दोस्तों एक दिन जब शांति देवी नहाने के लिए बाथरूम में जाती हैं और जब वो अपना कपड़ा पूरा उतार देती हैं, तभी जो सूरज है वो बाथरूम के खिड़की से झांक कर, पीछे एक छोटा सा रोशनदान लगा हुआ था, उसी से झांक कर शांति देवी को देखने लगता है। दोस्तों शांति देवी को बिना कपड़ों में देखकर जो सूरज है उसको शांति देवी के साथ कुछ करने, गलत काम करने का मन करने लगता है। दोस्तों उस दिन के बाद से जो सूरज है वो लगातार शांति से मिलने जुलने लगता है और उसके कमरे में भी आने जाने लगता है, उससे बातचीत करने लगता है। दोस्तों शांति भी सूरज को बहुत ज्यादा लाड प्यार करती थी, क्योंकि जो सूरज है वो भी बहुत छोटा लड़का था। अभी जो उसकी उम्र है वो 14 साल के आसपास हो रही थी। शांति देवी जब सूरज से बातचीत करती थी तो शांति देवी को सूरज से बात करके बहुत अच्छा लगता था। शांति देवी सोचती थी कि कितना प्यारा बच्चा है, हमेशा शरारत करता रहता है और हमेशा मौज मस्ती मजाक करता रहता है। दोस्तों शांति देवी के जिंदगी में कोई भी नहीं था, जिस वजह से शांति देवी हमेशा सूरज के साथ हंसी मजाक करती रहती थी और इस तरीके से उन दोनों का जिंदगी गुजर रहा था, सबकी जिंदगी गुजर रही थी। तभी दोस्तों एक दिन शांति देवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। शांति देवी अपने कमरे में सोई हुई थी और जोर से आवाज लगाकर सूरज को अपने पास बुलाती हैं। तब जो सूरज है वो दौड़ते हुए शांति देवी के पास जाता है। तब शांति देवी उससे कहती हैं कि सूरज, मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही है, मुझे बहुत ज़्यादा कमजोरी जैसा महसूस हो रहा है। यहाँ पर कोई दूध बेचने वाला आता है क्या? मुझे दूध लेना है। तब दोस्तों सूरज कहता है कि मैं रोज अपने लिए दूध लेकर आता हूं, अगर आप कहेंगे तो मैं वहां से आपके लिए भी रोज रोज दूध लाकर दे दूंगा। तब दोस्तों शांति देवी पूछती हैं कि वो दूध वाला कैसे लीटर दूध देता है? तब सूरज कहता है कि इसके बारे में आपको मेरी मम्मी से बात करना पड़ेगा, वही दूध वाले से बात की है। तब दोस्तों शांति देवी कहती हैं कि ठीक है, जाओ आज दूध लेकर आओ और कल मैं तुम्हारे मम्मी से बात कर लूंगी। दोस्तों उस दिन सूरज घर से बाहर जाता है और दूध लेकर आता है और शांति देवी को दे देता है। शांति देवी जो है वो दूध पीने के बाद आराम से एकदम बेहोशी की हालत में सो जाती हैं। लेकिन दोस्तों अगले दिन शांति देवी जब सूरज की मम्मी से बातचीत करती है तो पता चलता है कि 1 लीटर का 50 रुपए दूध वाला ले रहा था। तब शांति देवी सूरज से कहती है कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगी, तुम हर रोज मेरे लिए दूध वहां से लाकर दे देना। इतना कहने के बाद शांति देवी अपने कमरे में चली जाती हैं। अब दोस्तों इस तरीके से सूरज हर रोज अपने लिए भी दूध लेकर आता था और शांति देवी के लिए भी दूध लेकर वहां से आता था और इस तरीके से समय गुजरने लगा था। दोस्तों शांति देवी को वहां रहते हुए पूरे 1 साल का वक्त गुजर जाता है। लेकिन तभी अचानक शांति देवी को बहुत ज्यादा उल्टियां होने लगती हैं। तब दोस्तों शांति देवी अपने उल्टी की दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास जाती हैं। तब डॉक्टर साहब जो हैं वो शांति देवी का सबसे पहले चेकअप करते हैं और जो रिपोर्ट उनके सामने आती है दोस्तों, वो डॉक्टर साहब उस रिपोर्ट को देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर साहब शांति देवी से कहते हैं कि बधाई हो, आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, आपके पेट में 3 महीने का बच्चा पल रहा है। दोस्तों जब शांति देवी डॉक्टर साहब की इस बात को सुनती हैं तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शांति देवी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, क्योंकि उनका जो पति है वो 3 साल पहले ही एक हादसे में गुजर चुका था और तब से लेकर अभी तक वो किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाई थी। यही सब सोचकर शांति देवी बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। तभी दोस्तों डॉक्टर साहब कहते हैं कि क्या हुआ, आपको खुशी नहीं हुई? तब दोस्तों विधवा महिला कहती है कि डॉक्टर साहब ये कैसे संभव हो सकता है, मेरे पति 3 साल पहले ही गुजर चुके हैं और मैंने किसी के साथ कुछ गलत काम भी नहीं किया है, फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूं? तब दोस्तों डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखिए अब इसका जवाब तो आपके ही पास होगा ना कि आप कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हैं, मैं इसके बारे में कैसे बता सकता हूं। अब दोस्तों शांति देवी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और डॉक्टर साहब से वहां से दवाई लेती हैं और दवाई लेने के बाद अपने घर पर चली आती हैं। घर पर आने के बाद शांति देवी को बहुत ज्यादा टेंशन सताने लगता है और शांति देवी सोचने लगती है कि अगर मैं यहाँ पर रूम लेकर किराए पर रहती हूँ, अगर यहाँ पर मैं रहूंगी तो हमारी बहुत ज्यादा बदनामी होगी, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि मैं एक विधवा महिला हूं और जब मैं एक बच्चे को जन्म दूंगी तो सारे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। दोस्तों यही सब शांति देवी बिस्तर पर लेटकर सोच रही थी और सोचते सोचते उनकी आंख लग जाती है। शांति देवी सो जाती हैं। उस दिन शांति देवी ना तो दूध पीती हैं और ना ही खाना खाती हैं। दोस्तों अब जाहिर सी बात है कि किसी भी महिला के साथ अगर ऐसा हादसा हो जाएगा तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी। लेकिन दोस्तों रात को जैसे ही 11 बजते हैं उस दिन, तभी जो सूरज है वो शांति देवी के कमरे का दूसरा चाबी लेकर जाता है और धीरे से शांति
देवी के कमरे का दरवाजा खोलकर और शांति देवी के कमरे के अंदर चला जाता है। क्योंकि दोस्तों जो सूरज है वो सोच रहा था कि शांति देवी दूध पीकर सो गई होंगी, लेकिन जैसे ही सूरज शांति देवी को छूने की कोशिश करता है, उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है, तभी दोस्तों अचानक शांति देवी की नींद खुल जाती है और वो अपनी आंखों के सामने जब सूरज को उस हालत में देखती हैं तो वो बहुत ज्यादा डर जाती हैं और जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगती हैं। दोस्तों चीखने और चिल्लाने की आवाज को सुनकर सूरज के माता पिता और उस रूम में जितने भी लोग रेंट पर रहते थे सभी लोग जाग जाते हैं और सभी लोग दौड़ते हुए शांति देवी के पास आते हैं। तब शांति देवी सूरज के माता पिता से बताती है कि सूरज उसके साथ ऐसी हरकतें कर रहा था। तभी दोस्तों शांति देवी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और पुलिस को फोन करके वहां मौके पर बुला लेती हैं। जब मौके पर पुलिस आती है तो पुलिस वाले जब दोनों पक्षों की बातों को सुनते हैं तब जाकर पुलिस वाले सूरज से पूछताछ करने लगते हैं कि तुम ऐसा क्यों किए हो। दोस्तों सूरज कुछ बता नहीं रहा था, वो इधर उधर की बातें कर रहा था और सूरज कह रहा था कि मुझे लगा कि ये मेरा कमरा है इसलिए मैं इसके कमरे के अंदर आ गया, मैं नींद में था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मुझे कुछ पता नहीं चला कि मैं किसके कमरे में जा रहा हूं। तब दोस्तों जो शांति देवी हैं वो पुलिस वालों से कहती है कि मुझे सूरज के ऊपर बहुत ज्यादा शक हो रहा है, क्योंकि आज मैं डॉक्टर साहब के पास गई थी तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मैं प्रेग्नेंट हूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे पति हैं ही नहीं, मेरे पति मर चुके हैं 3 साल पहले ही, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूं और मैंने किसी के साथ संबंध भी नहीं बनाया है। दोस्तों जब पुलिस वाले शांति देवी की बातों को सुनते हैं तो उनको थोड़ा थोड़ा शक सूरज के ऊपर होता है, क्योंकि सूरज उस रात शांति के कमरे में गया था चुपके से, तो पुलिस वालों को लगता है कि शायद कहीं ना कहीं सूरज पहले भी ऐसा कर चुका होगा और शायद शांति देवी को इस बात की भनक भी नहीं होगी। दोस्तों पुलिस वाले सूरज को अपने साथ लेकर थाने पर चले आते हैं और जब सूरज से पूछताछ की जाती है तो सूरज पहले तो उल्टी सीधी बातें करने लगता है, लेकिन जब पुलिस वाले 2-3 थप्पड़ लगाकर उससे सख्ती के साथ पूछना शुरू करना स्टार्ट करते हैं तब जाकर सूरज अपनी पूरी कहानी पुलिस वालों को बता देता है। दोस्तों सूरज पुलिस वालों से कहता है कि मैं जब भी उसके लिए दूध लेने के लिए जाता था तो उसके दूध में मैं नशे की दवाई मिलाकर उसको दे देता था और जब रात को वो दूध पीकर सोती थी तब मैं उसके कमरे में जाता था और उसके साथ गलत गलत करता था। दोस्तों जब पुलिस वाले सूरज से पूछना स्टार्ट करते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम्हारे मन में ये ख्याल कैसे आया कि तुम उसके साथ गलत करोगे, वो तो तुम्हारे माँ जैसी है। तब दोस्तों सूरज पुलिस वालों से कहता है कि मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा था कि दवाई उसको खिलाओ और उसके साथ ऐसी हरकतें करो, संबंध बनाओ, और मुझे बहुत ज्यादा मन कर रहा था किसी के साथ संबंध बनाने का, जिस वजह से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया और मैंने गलती से ऐसा कदम उठा लिया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं ये सब क्या कर रहा हूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन दोस्तों शांति देवी को अभी भी सूरज की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि जो शांति देवी थी उनको वहां पर रहते हुए पूरे 1 साल हो गए थे और 1 साल के अंदर उनको कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि कोई उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया है। क्योंकि दोस्तों शांति देवी जब दूध पीती थी तो वो दूध पीने के बाद एकदम से बेहोशी की हालत में सो जाती थी और सुबह में जब नींद उनकी खुलती थी तो आराम से अपना काम वाम करती थी। दोस्तों शांति देवी पुलिस वालों से कहती हैं कि मुझे अभी भी सूरज के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है कि ये ऐसा बोल रहा है या फिर ऐसा मेरे साथ कर सकता है। तब दोस्तों पुलिस वाले शांति देवी का मेडिकल टेस्ट करवाते हैं और सूरज का भी मेडिकल टेस्ट करवाते हैं, तो दोनों का जो डीएनए रिपोर्ट है वो सेम निकलता है। तब जाकर पुलिस वालों को यकीन हो जाता है कि जो सूरज है वो शांति के साथ शारीरिक संबंध बनाया है, जिस वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई है। दोस्तों इस तरीके से इस पूरी घटना का खुलासा होता है। उसके बाद पुलिस वाले सूरज को बाल सुधार में कोर्ट से कार्रवाई करते हुए भेज देते हैं और अभी भी जो सूरज है वो जेल में, बाल सुधार जेल में अपनी सजा काट रहा है और जब उसकी उम्र 18 साल के ऊपर हो जाएगी तब अगर उसका अच्छा कर्म रहा तो उसको जेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। दोस्तों इस तरीके से इस पूरी घटना का अंत हो जाता है। उसके बाद शांति देवी वो कमरा छोड़ देती हैं और वहां से दूसरी जगह चले जाती हैं। दोस्तों शांति देवी उस बच्चे को जन्म देती हैं या नहीं, इस बात की खबर अभी मुझे पता नहीं चल पाई है। मैं बहुत कोशिश किया उसकी जानकारी निकालने की, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। जब शांति देवी वहां से अपना कमरा छोड़कर चली जाती हैं तो उसके बाद से उनकी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों सारी कहानियां अच्छी नहीं होती हैं, कुछ कहानियां थोड़ी सी एडल्ट तरीके की भी होती हैं, लेकिन बहुत सारी कहानियां ऐसी होती हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं और कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो हमें कुछ करने का हौसला देती हैं। तो आप लोगों से विनती है कि आप लोग गलत कमेंट मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे तमाम बहुत सारे मामले हमेशा घटित होते रहते हैं और आजकल के जो बच्चे हैं ना, उनके ऊपर हवस का जो भूत है वो बहुत ज्यादा ही चढ़ता रह रहा है। उन लोगों को समझ में नहीं रहा कि वो लोग किसके साथ कब क्या कर रहे हैं, कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि दोस्तों आप लोग खुद न्यूज़पेपर में देख सकते हैं कि हर रोज किसी ना किसी का बलात्कार होता रहता है, किसी के साथ रेप होता रहता है। ऐसी घटनाएं तमाम न्यूज़पेपर में रोज रोज आती रहती हैं। चलिए मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार है। फिलहाल दोस्तों कल मैंने आप लोगों से बोला था कि जो लोग वीडियो में कमेंट करेंगे उनका नाम
नाम मैं अगले वीडियो में लूंगा। तो कल वाली वीडियो में जिन जिन लोगों ने कमेंट किया था उसका कमेंट, उन लोगों का कमेंट मैं इस वीडियो में पढ़ देता हूं, उसके बाद भी इस वीडियो को समाप्त करते हैं। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था कि लड़का सुंदर नहीं था जिस वजह से लड़की ने शादी करने से मना कर दिया। उसमें एक लोगों ने कमेंट किया है जिसका नाम है, जिसकी आईडी है मोटिवेशनल करके 33655 उसकी आईडी है। उन्होंने लिखा है कि सही कहा, शकल नहीं बिहेवियर देखना चाहिए। दोस्तों ये सही बात है, अगर आप किसी के साथ शादी कर रहे हैं तो शकल देख के आप लोग शादी मत करिए। लड़के का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। अगर लड़का मान सम्मान करने वाला होना चाहिए तो जाहिर सी बात है कि वो लड़का आपके साथ या फिर किसी भी लड़की के साथ कभी गलत नहीं करेगा। उसके बाद दोस्तों वर्मा वीरेंद्र करके कोई हैं, उन्होंने कमेंट किया कि वेरी गुड स्टोरी प्रेजेंटिंग बाय योर चैनल टीम एंड थैंक्स। तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप कह रहे हैं कि हमारी जो टीम है वो प्रेजेंटेशन अच्छा देती है, कहानियां अच्छा सुनाती हैं। तो सबसे पहले मैं दिल से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और आप सभी लोग ऐसे ही कमेंट में अपना प्यार देते रहिए, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दोस्तों उसके बाद एक है वीरेंद्र दोबारा कमेंट किए हैं कि नियति को कोई रोक नहीं सकता है। तो सही बात है, जो घटना घटित होने वाली होती है उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर किसी को पहले ही पता चल जाए कि ये घटना हमारे साथ घटित होने वाला है तो वो घटना घटित ही नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों एक मुनीलाल कुमार हैं, वो लिखे कि सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। सही बात है, किसी को अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल बाइक से कोई जा रहा है, अगले दिन एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, चेहरा खराब हो गया, तो सुंदरता किस काम का आएगा। अगर आपकी पत्नी है, आपकी शादी हो चुकी है, तो आप किसी भी चीज पे घमंड मत करिए। जब आपकी शादी हो गई है तो आप बस इतना समझिए कि ये मेरा पार्टनर है और मुझको उसके साथ जिंदगी भर रहना है। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी सिचुएशन में मैं उसके साथ रहूंगी, चाहे उसका पैर टूटे, चाहे उसका शक्ल खराब हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसको उसको मेरे साथ और मुझे उसके साथ रहना ही है तो रहना ही है। जब ये सोच के आप अपने रिलेशन को आगे बढ़ाने लगेंगे ना, तो जिंदगी में कभी भी आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी, कभी की तकलीफ नहीं होगी आपको, और आपके रिलेशनशिप में कभी भी कोई खटास नहीं आएगी। उसके बाद दोस्तों एक लोगों का और कमेंट आया है, यूजर करके कुछ उनका नाम है, उन्होंने लिखा है कि दगा की सगा नहीं होता, यानी दगा कोई सगा नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं। फिलहाल 5-6 लोगों का कमेंट उसमें आया है, तो 4-5 लोगों का मैं कमेंट पढ़ दिया हूं। और चलिए आज इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इस वीडियो में आप लोग जितने भी लोग कमेंट करेंगे, मैं इस वीडियो का कमेंट कल वाली वीडियो में बताऊंगा पढ़ के। तो आप लोग जितना भी कहना चाहते हैं, अपनी राय रखना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, रखिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं हमसे तो वो भी आप लोग पूछिएगा, मैं कमेंट में वीडियो के एंड में आप लोग को जवाब दे दिया करूंगा कहानी सुनाने के बाद। ठीक है, चलिए फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।